हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। तो शुरू करते हैं 16 और 17 फरवरी 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। कल मैं आपको न्यूज़ एनालिसिस नहीं दे पाया था बिकॉज ऑफ सम रीजंस, तो आज हम उसको कवर कर लेंगे जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स थे। सबसे पहले 17 फरवरी 2022 का न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे, उसके बाद 16 की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है प्रीलिम्स एस्पेक्ट में वो सारी देख लेंगे, ठीक है ना। आप लोग से उम्मीद ये रहेगी कि आप ज़रूर वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, है ना। तो दैट इज़ व्हाट आई वांट फ्रॉम योर साइड। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज का प्रीलिम्स क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कि आपके लिए ऑब्जेक्टिव्स के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। सबसे पहले वो क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला सवाल है कंसीडर द फॉलोइंग। अब आपके सामने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी टू एड्रेस द इनएफिशिएंसी। मतलब गवर्नमेंट इनमें से किन का यूज़ करेगा टू एड्रेस द इनएफिशिएंसी इन द मार्केट। अगर मार्केट इनएफिशिएंट है तो किस तरीके से गवर्नमेंट इंटरवीन करेगा उसको सही करने के लिए। पहला लिखा है यहाँ पे सब्सिडीज़, सेकंड लिखा है टैक्सेस, थर्ड लिखा है रेगुलेशंस, फोर्थ लिखा है पब्लिक गुड्स। तो आपको बताना है इनमें से किसको यूज़ करेगा गवर्नमेंट। 1 2 4 2 4 1 3 4 ऑल ऑफ द अबव। सेकंड है कंसीडर द फॉलोइंग इंडेक्स। अब आपके सामने कुछ इंडेक्सेस लिखे हैं, आपको बताना है कि नीति आयोग इनमें से कौन से रिलीज करता है। पहला है कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, सेकंड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स, थर्ड है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, फोर्थ है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है ना। आपको बताना है कि इनमें से नीति आयोग कौन से रिलीज करता है। 1 2 4 2 4 1 3 4 ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर थर्ड है ही बिल्ट impregnable लोहागढ़ फोर्ट विच द ब्रिटिश कुड नॉट पेनिट्रेट इवन आफ्टर अटैकिंग 13 टाइम्स। सेकेंड है ही प्लेड अ की रोल इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। थर्ड स्टेटमेंट है ही इज डिस्क्राइब्ड एज द प्लेटो फॉर द जाट पीपल। तो आपको बताना है कि किसकी बात चल रही है। ऑप्शंस आर महाराजा जगत सिंह, देन राजा महेंद्र प्रताप सिंह, देन महाराजा सूरजमल, एंड थर्ड इज फोर्थ इज चौधरी देवीलाल, ठीक है ना। तो आपको बताना है इनमें से किनकी बात चल रही है, जिनके जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स। पहला क्वेश्चन जो है उसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। पहला सवाल मैंने पूछा था कि इनमें से क्या गवर्नमेंट करेगा टू इंट्रोड्यूस अगर इनएफिशिएंसी है मार्केट में उसको खत्म करने की। तो ऑप्शन तो देखो सारी चीज़ें ही कर सकता है। मार्केट की इनएफिशिएंसी को हटाने के लिए सब्सिडीज भी प्रोवाइड कर सकता है, टैक्सेस भी प्रोवाइड कर सकता है, रेगुलेशंस भी ला सकता है गवर्नमेंट, और पब्लिक गुड्स भी इंट्रोड्यूस कर सकता है। तो ये सारे ही कर सकता है, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। दूसरा था इनमें से कौन सा नीति आयोग नहीं निकालता है इंडेक्स, है ना, या कौन सा इंडेक्स निकालता है नीति आयोग। देखो तो इनमें से फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स तो नीति आयोग बिल्कुल नहीं निकालता। क्यों नहीं निकालता? क्योंकि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निकालता है। तीसरा छोड़ दो, बाकी सारे निकालता है, ठीक है ना। तीसरा सवाल था कि किसकी बात चल रही है, लोहागढ़ फोर्ट और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में की रोल एंड प्लेटो फॉर द जाट पीपल, इनमें से किसको कहा जाता है। तो ये है आपके महाराजा सूरजमल, ठीक है ना। महाराजा सूरजमल की बात चल रही है। महाराजा सूरजमल या इनको सुजान सिंह भी कहा जाता था। ही वॉज अ हिंदू जाट रूलर ऑफ भरतपुर राजस्थान। भरतपुर राजस्थान के जाट रूलर थे, एंड इनके अंतर्गत बहुत सारे रीजन्स हैं ना जो ये इधर वाले वो पूरे रूल करते थे, ये है ना। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट, इनको याद रखिएगा। कई बैटल्स भी इन्होंने फाइट किए, जैसे अगर आप पढ़ेंगे तो बैटल ऑफ ये बैटल ऑफ बागरू करके, बागरू BAGRU, बैटल ऑफ बागरू हो गया, बैटल ऑफ घसेरा हो गया, कैप्चर ऑफ अलीगढ़ फोर्ट, आगरा फोर्ट, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स है जो सूरजमल जी ने किए थे। एंड ही इज़ नोन एज द ही इज़ डिस्क्राइब्ड एज द प्लेटो ऑफ द जाट पीपल। याद रखिएगा, प्लेटो ऑफ द जाट पीपल। और कई लोग इनको जाट ओडाइसेस भी बोलते हैं, ओडाइसेस, जाट ओडाइसेस या प्लेटो फॉर द जाट पीपल भी बोलते हैं, ठीक है ना। एंड दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आपको इनके बारे में ये पता होगा और इसको आप याद रखेंगे। और लोहागढ़ फोर्ट जो था, फेमस लोहागढ़ फोर्ट है, वो याद रखेगा। इट वॉज बिल्ट इन 18th सेंचुरी बाय राजा सूरजमल। तो महाराजा सूरजमल ने ही 18वीं शताब्दी में इसको लोहागढ़ फोर्ट को बनवाया था। इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्ट बिकॉज द ब्रिटिश कुड नॉट कैप्चर इट आफ्टर 13 अटैक्स, है ना। बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्ट था और ब्रिटिश कुड नॉट कैप्चर इट आफ्टर इवन आफ्टर 13 अटैक्स, है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, लोहागढ़ फोर्ट बाय महाराजा सूरजमल, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स। आज मूव करते हैं मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। तो अब मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे देख लीजिए आप लोग। आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे, व्हाट आर द थ्रेट्स एसोसिएटेड विद लीगलाइजिंग क्रिप्टो करेंसी, व्हाट शुड द गवर्नमेंट डू। क्या थ्रेट्स हैं इन ऑर्डर टू लीगलाइज द क्रिप्टो करेंसी। अगर हम लीगलाइज करते हैं क्रिप्टो करेंसी को तो क्या थ्रेट्स हैं और किस तरीके से गवर्नमेंट को आगे बढ़ना चाहिए, इसके बारे में आपको लिखना है।
मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे में मैं एक अच्छी चीज़ बताता हूँ कि मैंने परसों जो क्वेश्चन दिया था, लगभग 20 से ज़्यादा लोगों ने उसको अटेम्प्ट किया। जैसे ज़फ़र सईद, कुछ नए अटेम्प्टीज़ का नाम लेता हूँ, कई लोगों को पुराने तो सबको पता है। ज़फ़र सईद ने अटेम्प्ट किया था, दैट वाज वेरी गुड। इसके अलावा जो मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे थे उसका भी आंसर आप लोगों ने लिखा था। जैसे कि शिखर वर्मा ने अटेम्प्ट किया था, आंसर बहुत अच्छा। एंड म्यूनिश कुमार सलगोत्रा ने आंसर अटेम्प्ट किया था, एंड दैट वाज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा अटेम्प्ट भी था। स्वाति मिश्रा ने अटेम्प्ट किया था आंसर को, है ना। तो इस तरीके से आप लोग कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी गुड। आरजू ने अटेम्प्ट किया था, आरजू ने दोनों क्वेश्चंस के आंसर दिए थे और अच्छा भी आंसर लिखा था। तो इस तरीके से अगर आप लोग अटेम्प्ट करते जाएंगे तो डेफिनेटली आप लोग को बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज होगा, फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा एडवांटेज आपको रहेगा। तो आई होप यू पीपल विल कीप अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस, है ना। आप लोग अटेम्प्ट करते जाइए, दैट इज़ वेरी गुड, है ना। आगे मूव करते हैं। यहाँ पे न्यूज़ एनालिसिस, पहली जो न्यूज़ है वो है नाटो एंड यूएस स्केप्टिकल ऑफ रशियन ट्रूप पुल आउट। अब कल की एक न्यूज़ थी जिसमें रशिया ने ये गारंटी दी कि भैया हम अपने ट्रूप्स को वहाँ से पुल आउट कर रहे हैं, ठीक है ना, हम अपने ट्रूप्स को हटा रहे हैं वहाँ से। अब नाटो और यूएस का कहना है कि देखो हमको भरोसा नहीं हो रहा। कुल मिलाकर के इनका क्या कहना है कि हमको भरोसा नहीं हो रहा कि तुम हटा रहे हो, माँ कसम खा। वो रशिया वाला बेचारा माँ कसम भी खा के आ गया कि मैं हटा रहा हूँ, लेकिन वो मान नहीं रहे। नाटो के बारे में आपको पता है ना, नाटो का मतलब है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ये आपका बना था, याद रखिए, अलायंस है, मिलिट्री अलायंस है। याद रखिएगा, मैं जो जो फैक्ट्स बता रहा हूँ वो वैसे आपको पता होंगे, लेकिन जानते रहिए फिर भी। अब आया है तो रिपीट तो करना ही पड़ेगा टॉपिक। तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1949 में, 1949 में ये बना था, याद रखिएगा, 4 अप्रैल को। और ये वॉशिंगटन ट्रीटी, बहुत फेमस ट्रीटी है, वॉशिंगटन ट्रीटी के बाद ये बना था। और नेटो का जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, दैट इज़ इन ब्रुसेल्स बेल्जियम, ये भी आप याद रखेगा। और कोल्ड वॉर के एरा में बना था ये। और ये नेटो की एक पॉलिसी है कि अगर आप नेटो के किसी एक मेंबर पर अटैक करते हैं तो ये पूरे नेटो पे अटैक माना जाता है, ठीक है ना। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। और दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, जिसको कि वॉशिंगटन में साइन किया गया था, इसलिए उसको वॉशिंगटन ट्रीटी भी कहा जाता है, वो 1949 में ही साइन हुई थी, जिसके बाद फिर फाइनली आपका ये नाटो एज ए ग्रुप बना था। एंड इसका जो भी रिसेंटली, इसमें 30 मेंबर हैं, आपको ये पता होगा कि इसमें 30 मेंबर हैं। और इन 30 मेंबर जो रिसेंट मेंबर हैं उसमें नॉर्थ मैसेडोनिया और मॉन्टीनीग्रो हैं। नॉर्थ मैसेडोनिया और मॉन्टीनीग्रो इसके लेटेस्ट मेंबर हैं, ये 30 मेंबर्स हैं। और नाटो की एक पॉलिसी है जिसको हम ओपन डोर पॉलिसी बोलते हैं। नाटो की पॉलिसी को हम ओपन डोर पॉलिसी बोलते हैं, मतलब कि दरवाज़ा खुला है, आप लोग आते जाओ मेंबरशिप के लिए। इसी कारण से पूरी लड़ाई भी चल रही, क्योंकि ये यूक्रेन को और जॉर्जिया को मेंबरशिप देने वाले थे, और यूक्रेन को मेंबरशिप देने से रशिया ने मना किया। रशिया का ये कहना है कि भाई हमारे बॉर्डर के किसी भी अगर कंट्री को आपने मेंबरशिप दी जो कि हमारी स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी के अच्छी नहीं होगी, तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। कुल मिलाकर के रशिया ने क्लियर कर दिया, एंड दैट इज़ वाई ऑल डिस्प्यूट हैज़ बीन देयर बिटवीन यूएसए, रशिया एंड यूक्रेन, इसलिए इन्वॉल्व हो गया बेचारा, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। इसके सारे मेंबर्स के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। इसके मेंबर्स में अल्बानिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, कनाडा, क्रोशिया, चेक रिपब्लिक, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, मॉन्टीनीग्रो, नॉर्थ मैसेडोनिया, नीदरलैंड, नॉर्वे, ये सारे आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है तो आप काफ़ी कुछ कर लेंगे। दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं। सुप्रीम कोर्ट टू हियर वनियार कोटास केस ऑन मेरिट। सबसे पहले तो आपको जो फैक्ट जानना है वो जानना है वनियार कम्युनिटी के बारे में। कौन है ये? तो वनियार्स, दे आर ऑल्सो नोन एज वनिया। इनको वनियार भी कहा जाता है या वनिया भी कहा जाता है। दे आर फॉर्मली इनको पल्ली भी कहा जाता था। दे आर फॉर्मली नोन एज पल्ली। तो वनियार, वनिया या पल्ली भी इनको कहा जाता है। एंड दे आर बेसिकली अ द्रविडियन कम्युनिटी, और दे आर फाउंड इन द नदर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। नदर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, तो ये आपको याद रखना है, नदर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, वनियार या वनिया। एंड दे वर ऑल्सो नोन एज पल्ली। एंड ये कहाँ पाए जाते हैं? दे आर फाउंड इन द नदर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। एंड रिसेंटली बेसिकली अभी इनको एक 10.5% का कोटा दिया गया था, 10.5% का रिजर्वेशन दिया गया था। एंड द कोर्ट इज हियरिंग द चैलेंज टू अ डिसीजन ऑफ द मद्रास हाई कोर्ट, बेसिकली याद रखिएगा।
तो हुआ क्या था कि इनको 10.5% का स्पेशल रिजर्वेशन दिया गया था, जिसको कि मद्रास हाई कोर्ट ने क्या किया, नवंबर 2021 में इसको अल्ट्रावायर्स या अपहोल्ड नहीं किया, बोला कि ये गलत है, ये नहीं देना चाहिए। तो इस कारण से इस लॉ को जब अल्ट्रावायर्स किया मद्रास हाई कोर्ट ने, तो उसके अगेंस्ट जो डिसीजन था वो कहाँ गया, सुप्रीम कोर्ट में गया। तो सुप्रीम कोर्ट में 2 जज बेंच जो है वो इस केस को देखेगी, डिसाइड करेगी बेसिकली कि क्या करना चाहिए रिगार्डिंग दिस 10.5% स्पेशल रिजर्वेशन फॉर द वनियार कम्युनिटी। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आपको समझ में आ गया होगा, है ना। आगे मूव करते हैं। तो अगली जो न्यूज़ है वो आपको दिख रही होगी, थाउजेंड्स ऑफ क्रिम्सन रोज बटरफ्लाइज फ्लाई अक्रॉस द ओशन। थाउजेंड्स ऑफ क्रिम्सन रोज बटरफ्लाइज फ्लाई अक्रॉस द ओशन। अब यहाँ हुआ क्या है बेसिकली, एक बीच है धनुषकोडी पे, धनुषकोडी बीच है जो कि आपका कहाँ पे लाई करता है, रामेश्वरम आइलैंड जो है इंडियन पेनिनसुला के रामेश्वरम वाले पार्ट में लाई करता है आपका धनुषकोडी, ठीक है ना। तो रिमेंबर दैट धनुषकोडी का जो बीच है वहाँ पर बेसिकली थाउजेंड्स ऑफ क्रिम्सन रोज बटरफ्लाइज, है ना, कहाँ पे, आपके धनुषकोडी वाले रीजन में थाउजेंड्स ऑफ क्रिम्सन रोज बटरफ्लाइज, और ये यहाँ पे है। धनुषकोडी आपका रामेश्वरम वाले पार्ट में, जो कि तमिलनाडु में स्टेट में लाई करता है। अगर आपसे स्टेट कोई पूछे तो तमिलनाडु के स्टेट में धनुषकोडी लाई करता है। एंड यहाँ बेसिकली क्रिम्सन रोज बटरफ्लाइज का आना, और ये क्रिम्सन रोज जो बटरफ्लाइज है ना, दे हैव बेसिकली दे आर नोन फॉर देयर माइग्रेशन एंड दे क्रॉस द सी टू माइग्रेट टू श्रीलंका। ये सी को क्रॉस करती इन ऑर्डर टू माइग्रेट टू श्रीलंका। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फीचर है इनका कि दे क्रॉस द सी इन ऑर्डर टू गो टू श्रीलंका जाने के लिए, ठीक है ना। तो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दीज क्रिम्सन रोज बटरफ्लाइज। इनका नाम याद रखना, अगर आपसे पूछता है कि इनमें से कौन सी बटरफ्लाई जो कि सी को क्रॉस करके श्रीलंका जाती है, ये कहाँ जाते हैं क्रिम्सन रोज बटरफ्लाई, तो दोनों के लिए आपको पता होना चाहिए ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट कि क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी। यहाँ पे अवर बुल रेस इज नॉट वायलेंट एज जल्लीकट्टू। तो अब यहाँ आंध्र प्रदेश की बात चल रही है। देखो जल्लीकट्टू आपको पता ना, जैसे बुल टेमिंग का एक वो खेल है वहाँ पे होता है। तो कई लोग बोलते हैं कि भाई बुल टेमिंग का ऐप है, बुल टेमिंग का एक ये एक्ट है और इसमें वायलेंस होता है ना, अगेंस्ट द बुल्स एंड ऑल। तो यहाँ पे सेम ऐसे ही पशुवुला पंडुगा, याद रखिएगा, पशुवुला पंडुगा जो है कैटल फेस्टिवल जो है आंध्र प्रदेश का, उसमें 2 तरीके की यहाँ पे भी बुल रेसेस होती हैं ना। और इनका ये कहना है कि ये जो बुल रेसेस हैं, ये जो टाइप्स हैं, ये बिल्कुल नॉन वायलेंट है, जल्लीकट्टू जैसा नहीं। जल्लीकट्टू वायलेंट है, ये नॉन वायलेंट है एज पर देम, है ना, आंध्र प्रदेश के द्वारा ये कहा गया है। तो इसमें हड्डूला पंडुगा होता है, हड्डूला पंडुगा, और दूसरा होता है मैलारा पंडुगा, ठीक है ना, याद रखिएगा, हड्डूला पंडुगा और मैलारा पंडुगा। एंड इसीलिए इनका ये दोनों नाम याद रखना, हड्डूला पंडुगा एंड मैलारा पंडुगा। एंड इसी को ही पशुवुला पंडुगा भी कहते हैं, मैलारा पंडुगा को। तो ये बेसिकली जो है इनके ये बुल रेसिंग के एक कहना चाहिए एक्ट्स हैं, और ये इनका अकॉर्डिंग ये बिल्कुल वायलेंट नहीं है, जैसे कि आपका जल्लीकट्टू वायलेंट है, ये इनका वायलेंट नहीं है, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं, एडिटोरियल पार्ट में आते हैं। आज का जो पहला एडिटोरियल है वो है अ केस फॉर मोर फेडरल जुडिशरी। अब ये जो आर्टिकल है लिखा गया है फेडरल जुडिशरी के लिए। देखो क्या होता है फेडरलिज्म का मतलब, तो आप सबको पता होगा, है ना। फेडरलिज्म का मतलब कि जहाँ पे 2 सेंटर्स ऑफ पावर होते हैं, एक सेंटर ऑफ पावर सेंट्रल होता है, एक सेंटर ऑफ पावर स्टेट होता है, और स्टेट और सेंट्रल की पावर अलग अलग रहती है। ऐसा नहीं होता कि स्टेट्स बिल्कुल डिपेंडेंट है पूरी तरीके से, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। तो ये हम फेडरलिज्म की बात तब करते हैं, मतलब कि जब 2 अलग अलग सेंटर्स ऑफ पावर है, दोनों के पास अपनी अपनी ऑटोनॉमी है। ऐसा नहीं कि एक पूरी तरीके से डोमिनेट कर रहा है ना, जैसे कि सेंटर पूरी तरीके से डोमिनेट करे, या समझ, ऐसा कुछ ऐसा नहीं होता। तो फेडरलिज्म में दोनों को कुछ इंडिपेंडेंट उनकी पावर्स रहती हैं। अब यहाँ पर बात चल रही है आपके जुडिशियल फेडरलिज्म की, ठीक है ना। तो ऑथर्स का ये कहना है कि भैया हमने सेंटर मतलब लेजिस्लेचर में पावर देख लिया, फेडरलिज्म देख लिया, लेकिन जुडिशरी में भी फेडरलिज्म एक ज़माने में हुआ करता था कभी, लेकिन अब वो चीज़ कहीं ना कहीं मिसिंग है। सो दिस इज़ व्हाट हैज़ बीन सेड, ठीक है। तो सबसे पहले ऑथर ने बोला है कि इंडिया चूंकि एक बहुत बड़ा एक यूनियन है स्टेट्स का, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ हेल्ड दैट फेडरलिस्ट नेचर ऑफ आवर कंट्री इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने मुँह से यही कहा है कि जो फेडरलिज्म है दैट इज द पार्ट एंड
पार्सल ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट को मेक श्योर करना नहीं चाहिए कि वो फेडरलिज्म को जुडिशरी में भी मेंटेन करके रखें? सो दैट इज द बिग क्वेश्चन, ठीक है ना, दैट इज द $1 मिलियन क्वेश्चन। अब यहाँ पे ऑथर ने कहा कि देखो हमारी जुडिशरी, जो इंडिया की जुडिशरी, वो इंटीग्रेटेड जुडिशरी, वैसे अगर आप देखो तो ये इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब क्या होता है कि जुडिशरी नीचे से ऊपर तक जुड़ी रहती है, मतलब वही डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट के केसेस आपके अपील में जाते हैं हाई कोर्ट से फिर वो जाते हैं कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में। तो अगर आप देखो तो जो नेचर है वो इंटीग्रेटेड जुडिशरी का नेचर है, लेकिन फिर भी आपको फेडरल जो मतलब कि ऑटोनॉमी है, यानी कि जो हाई कोर्ट्स की ऑटोनॉमी है वो आपको मेंटेन करके रखनी चाहिए अगर आप चाहते हैं कि अच्छे से काम करें तो। क्योंकि देखो अमूमन लोगों को लगता क्या है कि सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी अगर रहेगी, यानी कि सेंट्रल के पास ज़्यादा पावर रहेगी तो एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा बेटर होगा, है ना, ऐसा बिल्कुल आपको लगता होगा, है ना, ऐसा कई लोग को लगता है। इनफैक्ट जिसके पास भी थोड़ी बहुत पावर आ जाती है उसको यही लगने लगता है कि अगर मैं पूरी पावर समेट लूँ तो ज़्यादा बेटर एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा और मैं ज़्यादा अच्छे से रूल कर पाऊंगा। बट ऐसा होता नहीं, जितना ज़्यादा आप सेंट्रलाइज करते हैं ना, आपकी इंस्टीट्यूशन उतनी ज़्यादा वीक होती जाती है ना। तो दैट इज़ वॉट लास्ट में मैं एंड जब करूँगा तो मैं आपको एक कोट भी बताऊँगा, उसमें एग्जैक्टली यही चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। तो ये जो बैलेंस ऑफ पावर है वो मेंटेन रहना चाहिए, और वो बैलेंस ऑफ पावर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में भी मेंटेन रहना चाहिए। दिस इज व्हाट दी ऑथर सेज। अब ऑथर का कहना है कि देखो पहले का जमाना था ना, जब पहले का मतलब 1990s के पहले की अगर हम बात करें, 1990s के पहले ऐसा नहीं था कि हाई कोर्ट्स के पास कम पावर थी। हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट दोनों के पास, मतलब इनफैक्ट हाई कोर्ट के जज को एग्जैक्टली इक्विवेलेंट माना जाता है सुप्रीम कोर्ट के जज को। ये नहीं माना जाता कि हाई कोर्ट का जज सबॉर्डिनेट है टू सुप्रीम कोर्ट जज, है ना। जज वहाँ का भी जज वहाँ उतना ही पावर रखता है। इनफैक्ट एग्जाम्पल ऑथर ने दिया है कि अगर आप बहुत फेमस केस देखें कि जो चीफ जस्टिस थे बॉम्बे हाई कोर्ट के और चीफ जस्टिस MC चांगला थे, चीफ जस्टिस मद्रास हाई कोर्ट के थे PV राजामन्नार, जब उनको ऑफर की गई थी सीट सुप्रीम कोर्ट में जज की तो उन्होंने उसको लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि इट इज़ बेटर टू बी द चीफ जस्टिस ऑफ दीज प्रेस्टिजियस हाई कोर्ट्स दैन बी एन ऑर्डिनरी जज इन द न्यूली फॉर्म्ड सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट तो नया भी है, कई ऐसे हाई कोर्ट्स है जैसे मद्रास का, बॉम्बे का, और ये सब जो हाई कोर्ट्स हैं बॉम्बे, मद्रास और दिल्ली, इन सब के ये हाई कोर्ट्स इतने पुराने हैं 1860s 1862 के टाइम के हैं ना। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता जो हाई कोर्ट्स है, कैलकाटा हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, ये सब बहुत पुराने हाई कोर्ट्स हैं। अगर आप देखो 1862 1860 के टाइम पीरियड के हैं। और सुप्रीम कोर्ट तो नया, काफ़ी नया है, फॉर्मेशन उसका 1773 के आसपास हुआ है। तो वही चीज़ यहाँ पे ऑथर ने कही कि इनके हाई कोर्ट्स के पास नहीं कि कम पावर थी, और यहाँ के जो जजेस थे काफ़ी ज़्यादा वो भी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी जिन कारण से अगर आप 1990s के बाद देखोगे तो जो पावर टिल्ट है वो सेंट्रल की तरफ, यानी कि हाई सुप्रीम कोर्ट की तरफ पूरी की पूरी शिफ्ट हो गई है ना। दिस इज व्हाट दी ऑथर से। अब वो क्या रीजन है, तो सबसे पहला जो सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी का रीजन है वो है कोलिजियम। द फर्स्ट रीजन इज द कोलिजियम, क्योंकि कोलिजियम ही डिसाइड करता है कि भैया कौन जज बनेगा, कौन हाई कोर्ट में जज बनेगा, कौन कहाँ जज बन रहा है। तो कोलिजियम के आने के बाद जब से ये सेकंड जजेस केस है और थर्ड जजेस केस आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम बनने लगा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो ये लोग जब से डिसाइड करने लगे, तो अपॉइंटमेंट डिसाइड करना बहुत बड़ी पावर होती है। अगर आप अपॉइंटमेंट डिसाइड कर रहे हैं इसका मतलब है कि आपके पास सुप्रीम पावर आ गई है ना। तो ये एक तरीके से सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी का सबसे पहला एग्जांपल है, दैट इज द कोलिजियम, जिस कारण से ये शिफ्ट हुआ है। दूसरा जो मैटर है, दूसरा जो रीज़न यहाँ पे ऑथर ने दिया है, वो रीज़न दिया कि जो सुप्रीम कोर्ट आजकल क्या कर रहा है, कोई भी अगर फ्रिवलस केस भी है, कोई भी अगर छोटा मोटा केस भी है तो उसको भी अपील में ले रहा है। अब अगर आप हर जजमेंट जो हाई कोर्ट का कोई भी जजमेंट उठा लो, वो जाके अगर सुप्रीम कोर्ट में जाना ही जाना है तो फिर हाई कोर्ट की अथॉरिटी रह आ गई। अगर उसमें फाइनल मुहर सुप्रीम कोर्ट की लग रही है ना, तो ये भी एक मैटर है कि जो पेटी मैटर्स हैं, जो बिल्कुल मैटर्स ऐसे कि जो हाई कोर्ट्स भी बिल्कुल सही तरीके से ही जज कर रही होंगी, उन मैटर्स को भी सुप्रीम कोर्ट जब सुनने लगेगा तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा हाई कोर्ट के इस तरीके से काम करने का। तीसरा रीज़न ऑथर ने कहा है कि भैया जो इस तरह से पैरेलल जुडिशरी की जो चीज़ें चलने लगी हैं ना, जो क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ और ये सब जो पैरेलल जुडिशरी की चीज़ें, जैसे कि अगर सपोज करो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, NCLT, ये इस तरह की जो बॉडी हैं, ये भी कई ऐसी बॉडीज़ हैं जो कि जो हाई कोर्ट को बाईपास कर रही हैं। कैसे, अगर आपने देखा होगा कि इन सब जो बॉडीज़ हैं, इनके केसेस का अगर अपील जाना है तो कहाँ जाता है, वो अपील जाती है सुप्रीम कोर्ट में। मतलब हाई कोर्ट्स पूरी तरीके से
से बाईपास्ड हैं इनकी वर्किंग से, इनके एक्ट से। तो ये भी कुछ रीजंस है कि सुप्रीम कोर्ट क्यों अपने पास ज़्यादा पावर असर्व कर रहा है, उसके एग्जाम्पल्स हैं। एंड ऑथर ने कहा कि ये सारी चीज़ें हमको इशू रेक्टिफाई करने होंगे, अदरवाइज हाई कोर्ट्स बहुत रिडंडेंट हो जाएंगे, बहुत जल्दी रिडंडेंट हो जाएंगे। और वही चीज़ ऑथर ने लास्ट में यही बोली कि हमको लगता है कि if we aggrandize the power then it will be better for the efficiency, बट ऐसा होता नहीं कि क्योंकि हम जैसे अगर स्टेट्स को हम वीक कर देंगे, अगर हम रीजनल स्टेट्स को वीक कर देंगे तो दैट विल लीड टू द वीकनिंग ऑफ द इंटायर बॉडी ऑफ द स्टेट, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि अगर हम सिर्फ सोच रहे हैं कि हम हमारा हाथ वीक हो जाए तो हमारी बॉडी स्ट्रांग रहेगी, या हमारा पैर वीक हो जाए तो, अगर आपका हाथ या पैर या उसमें से कुछ भी आपका वीक होता है ना, तो आपकी ओवरऑल बॉडी ही वीक हो जाती है। तो दैट इज व्हाट द ऑथर सेज इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। दूसरा आर्टिकल है क्रिप्टो करेंसीज के रिगार्डिंग। ऑथर ने कहा कि अभी 30% का फ्लैट टैक्स जो है वो लेवी किया गया है बजट में। तो ऑथर ने कहा कि क्या ये एक अच्छा सिग्नल है। तो ऑथर ने सबसे पहले कहा कि देखो टैक्स का रेट तो बहुत ज़्यादा है, द टैक्स रेट इज़ एक्सट्रीमली हाई, बहुत ज़्यादा हाई रेट है। और अगर आप इतना हाई टैक्स रेट रखेंगे तो लोग उसको जो क्रिप्टो है उसको फिर रुपीज़ में कन्वर्ट ही नहीं करेंगे, है ना। दे विल ट्राई सम अदर मेथड्स, वो दूसरी तरीक़ों से इसको डील करने की कोशिश करेंगे ताकि ये टैक्स उनको ना देना पड़े, है ना। दे विल नॉट बी कन्वर्टिंग दैट, और इन्वेस्टर्स भी नहीं आएंगे। तो ऑथर का ये कहना है कि अगर आप टैक्स रेट इतना ज़्यादा रखोगे तो आप जो अपॉर्चुनिटी है कहीं ना कहीं वो मिस कर जाओगे, यू विल मिस द अपॉर्चुनिटी देयर, एंड इसलिए टैक्स रेट को आपको सही करना चाहिए। दूसरी चीज़ उनका ये कहना है कि बेसिकली हमको ये देखना है कि किस तरीके से जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं क्रिप्टो करेंसी के साथ, यानी कि जैसे ब्लैक मनी के जो चैलेंजेस हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के जो चैलेंजेस हैं, उनको आप क्रिप्टो के उसमें कैसे ख़त्म कर सकते हो, कैसे उन चैलेंजेस से बाहर आ सकते हो, ये सोचने वाली बात रहती है। तो ये भी आप जैसे आज का जब आंसर लिखेंगे ना उसमें ये मनी लॉन्ड्रिंग और ये सारी चीज़ें लिख लेना, है ना, क्योंकि ये डार्क नेट, डार्क इकोनॉमी, डार्क वेब, इन सब में ये क्रिप्टो करेंसी बहुत ज़्यादा चल सकती है और ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है ना। आई होप यू विल ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन इन दैट वे। बैंकिंग सिस्टम को किस तरीके से ये वीक कर सकता है, वो सारी चीज़ें भी आप लिखिएगा, है ना। रेगुलेटरी किस तरह से क्वागमायर आ सकता है, तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं इस आर्टिकल में। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। यही दो बातें ही की गई थी, इसके अलावा इसमें पूरी उसमें कहीं और कुछ बात नहीं थी। बस एक और चीज़ आपको बता दूँ, यहाँ पे डेफी क्या है, डेफी यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड फिनेंस, ठीक है ना। यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से ये डिसेंट्रलाइज्ड फिनेंस की बात कर रहे हैं, तो वो मैं आपको बता दूं, डिसेंट्रलाइज्ड फिनेंस एक्टिविटीज जैसे कि स्टेकिंग हो गया, लेंडिंग हो गया, लिक्विडिटी टू अदर्स, तो डिसेंट्रलाइज्ड फिनेंस के माध्यम से वो किया जा सकता है। डिसेंट्रलाइज्ड फिनेंस एक अम्ब्रेला टर्म है फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज ऑन पब्लिक ब्लॉकचेन्स, है ना, याद रखिएगा। डिसेंट्रलाइज्ड फिनेंस एक अम्ब्रेला टर्म है फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज ऑन पब्लिक ब्लॉकचेन्स, और जब फाइनेंशियल सर्विस पब्लिक ब्लॉकचेन में प्रोवाइड होने लगती हैं डिसेंट्रलाइज्ड माध्यम से, इसको डेफी बोलते हैं। एंड सारी सुविधाएं जैसे कि चाहे इंटरेस्ट लेना हो, चाहे बोरो करना हो, चाहे लेंड करना हो, वो सब ये बहुत इजी और बहुत फास्टर तरीके से बिना किसी पेपर वर्क के आप कर सकते हैं डिसेंट्रलाइज्ड फिनेंस के माध्यम से। और उसमें बिटकॉइंस, क्रिप्टो करेंसीज बहुत ज़्यादा है, तो इनके बारे में भी हमको सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से इसको भी रेगुलेट कर सकते हैं कि इसमें कुछ गलत ना हो रहा हो। ये सारी चीज़ें देखने लायक रहेंगी। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते देखते हो क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं जिनके बारे में डिस्कस करना है, तो यू कैन मूव अहेड। आप यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं मेरे साथ। इंडिया लैक्स सोलर वेस्ट हैंडलिंग पॉलिसी। अब यहाँ पर इरीना का ये कहना है, इरीना यानी कि इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, इरीना मतलब कि इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का ये कहना है कि भैया इंडिया जो है वो 2022 तक 100 गीगावाट सोलर एनर्जी डेवलप करने वाला है। 2022 तक 100 गीगावाट सोलार एनर्जी करने वाला है, ठीक है ना। दिस इज़ द टाइप। अगर आप नेशनल सोलार मिशन देखोगे ना, तो नेशनल सोलार मिशन के अंतर्गत हमारा टारगेट यही है 100 गीगावाट, और 2022 तक हमको ये अचीव करना है। तो अभी भी हमारे पास 40 से 50 गीगावाट तक एनर्जी है, सोलार एनर्जी। तो इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का ये कहना है कि भाई अगर फोटोवोल्टाइक वेस्ट को देखें हम, ग्लोबल फोटोवोल्टाइक वेस्ट, तो वो टच कर जाएगा 78 मिलियन टन्स बाय 2050। And India will be one of the top 5 generators of such waste. India will be one of the top 5 generators of such waste. अब इंडिया का ये कहना है कि ऑथर यहाँ पे ये कहना है इरीना का
कि इंडिया के पास ये जो वेस्ट हैंडलिंग कैपेसिटी है, फोटोवोल्टाइक वेस्ट या सोलार वेस्ट की जो कैपेसिटी है वो सही नहीं है, और इंडिया अभी भी फोटोवोल्टाइक वेस्ट को इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के अंतर्गत ही, ई वेस्ट के अंतर्गत ही हैंडल कर रहा है, उसको अलग से वेस्ट के रूप में ट्रीट नहीं कर रहा है। और ये आगे जाके जब और ज़्यादा बढ़ जाएगा तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा इसको कैप्चर करना और इसको वो करना। तो वही चीज़ यहाँ पे इरीना के द्वारा कहा गया है। अब इरीना के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, इरीना क्या है बेसिकली, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी है। इट्स इंटर governmental organization which is mandated to facilitate cooperation, advance knowledge and promote the adoption and sustainable use of renewable energy। तो ये जो बॉडी है ये हमको प्रमोट करती है फॉर अडॉप्शन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, एंड इट इज़ द फर्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू फोकस एक्सक्लूसिवली ऑन रिन्यूएबल एनर्जी। पहली बॉडी है जो कि एक्सक्लूसिवली रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस करती है, और 2009 में ये बनी थी, और इसका जो इंस्टीट्यूट है वो फोर्स में आया था 2010 में, 8 जुलाई 2010 को फोर्स में आया था, 2009 में ओवरऑल ये बॉडी बन गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो अबू धाबी में है। इरीना का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? अबू धाबी में। याद रखिएगा, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कोऑपरेशन, एडॉप्शन एंड प्रमोशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करती है। अबू धाबी में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। एक सोलार पैनल हैव एन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 25 ईयर्स। यहाँ पे एक और चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, सोलार पैनल जो होता है उसकी एस्टिमेटेड लाइफ 25 साल की होती है। अब चूंकि जो हमारे सारा जो सोलार का डेवलपमेंट है 2010 के आसपास हुआ है, तो 25 साल के बाद समझ लो कि हमारा पूरा सिस्टम जो है वो ख़त्म होने वाला है। तो उसके पहले आपको अपना पूरा जो वेस्ट हैंडलिंग कैपेसिटी उसको मेनटेन करना पड़ेगा, उसको बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे एक और बॉडी के बारे में था, तेरी। देखो यहाँ लिखा ना तेरी, तो तेरी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। तेरी क्या है? बेसिकली द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट बोलते हैं, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। एक इंडिपेंडेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ग्लोबल थिंक टैंक है, एनजीओ है। इंडिपेंडेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड ग्लोबल थिंक टैंक एनजीओ है, जो कि स्पेशलाइज करता है 3 फील्ड्स में, एनर्जी, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की फील्ड में, ठीक है ना। द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट एक इंडिपेंडेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, एक ग्लोबल थिंक टैंक है, एनजीओ के रूप में काम करता है और स्पेशलाइज करता है 3 फील्ड्स में, एनर्जी, इन्वायरमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है ना। और ये बना था अपना, याद रखिएगा, 1974 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। और जब ये बना था तब इसको टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहा जाता था, बाद में इसको द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट कहने लगे 2003 में, है ना। 2003 में इसको ये बोलने लगे। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है, और ये क्लाइमेट चेंज, एनर्जी एफिशिएंसी, रिन्यूएबल एनर्जी, बायोटेक्नोलॉजी, इन सब फील्ड्स में काम करता है, ठीक है। Depression remains a neglected global health crisis, says report. The world is failing to tackle the persisting and increasing serious global crisis of depression. तो यहाँ पे लैंसेट ने एक रिपोर्ट निकाली, लैंसेट और वर्ल्ड साइकियाट्रिक एसोसिएशन कमीशन जो है उसने एक रिपोर्ट निकाली है रिगार्डिंग डिप्रेशन, और ये कहा है कि जो वर्ल्ड है वो डिप्रेशन को टैकल करने में फेल कर रहा है, और ये बहुत बड़ा ग्लोबल मिनेस है जिसको कि टैकल करना बहुत ज़रूरी है। अगर उसे जल्दी से जल्दी टैकल नहीं किया गया तो बहुत लोग इससे मतलब परेशान ऑलरेडी चल रहे हैं, लेकिन उसको काउंट ही नहीं किया जाता है अभी किसी प्रॉब्लम में। तो दैट इज़ मच मोर प्रॉब्लमेटिक देन दैट, है ना, काफ़ी प्रॉब्लमेटिक अपने आप में है। आगे मूव करते देखते और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में डिस्कस करने, तो कैन मूव अहेड। यहाँ पर देखेंगे तो यूज वन साइज फिट्स ऑल पॉलिसी फॉर फोन चार्जर्स मेक एप्पल अ मिसफिट। अब आपको पता हो कि ईयू ने अभी रिसेंटली ये कहा, यूरोपियन कमीशन ने एक आइडिया प्रपोज किया जिसमें उन्होंने कहा कि भाई स्मार्टफोन जो मेकर्स हैं वो हार्मोनाइज करें अपने मोबाइल डिवाइसेस को, ताकि एक ही चार्जर से, द मूव इज टारगेटेड टू मेक ओनली वन चार्जर फॉर ऑल द फोन्स, है ना, ऑल डिवाइसेस। तो इसके कारण होगा क्या कि इट विल कट डाउन 11 मीट्रिक टन ऑफ ई वेस्ट जनरेटेड बाय डिस्पोज्ड अनयूज चार्जर। तो अनयूज चार्जर्स के कारण जो ई वेस्ट जनरेट होता है उसको 11 मीट्रिक टन तक कम कर सकता है। लेकिन दिक्कत ये कि जो आपका माइक्रो यूएसबी वाला चार्जर था, एप्पल ने क्या किया कि ईयू का लूप होल यूज़ किया और 2012 में अपना लाइटनिंग चार्जर लेकर के आ गया। अगर आपको पता, अगर आपने एप्पल अभी यूज़ किया होगा तो आपको पता है कि इसका जो चार्जर होता है वो लाइटनिंग चार्जर यूज़ होता है ना, दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम बी टाइप सी टाइप चार्जर्स। एंड यही लूप होल उन्होंने यूज़ किया। बाद में उन्होंने बोला कि भाई चार्जर आपको अलग से भी खरीदना पड़ेगा ना। एप्पल ने फिर ये भी इस बार वाला जो iPhone 13 आया है उसमें तो वो जो उसका अडेप्टर है वो भी नहीं दे रहे, वो भी आपको अलग से ही खरीदना है अडेप्टर को, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के एप्पल ने इसको मिसयूज़ किया और कहना चाहिए कि अपना अलग से चार्जर और ये सब लेकर के आया। तो अब ये जो चीज़ है ये एप्पल के लिए काफ़ी नुकसानदायक है, क्योंकि एक तो उनका जो मॉडल है पूरा वो इस पर ही बेस्ड है कि वो आपको ईयरफोन नहीं देता, वो आपको बोलता है एयरपॉड खरीद लो, है ना, हाँ एयरपॉड खरीद लो। फिर आपको इस तरीके से
अलग अलग चीज़ें, एयर टैग थमा दिया, अब आज मतलब इस सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो बेसिकली दैट कैन हैपन कि उनका जो पूरा ओवरऑल रेवेन्यू मॉडल है वो हिल जाएगा बिकॉज ऑफ दिस। निगेटिव लिबर्टी, अब यहाँ पे निगेटिव लिबर्टी का कंसेप्ट जो है वो हम उसकी बात कर लेते हैं। तो ये जो कंसेप्ट है वो इसाइया बर्लिन, याद रखिएगा, इसाइया बर्लिन ने अपने सेमिनल एसे में पब्लिश किए थे 2 कंसेप्ट लिबर्टी के, याद रखिएगा, इसाइया बर्लिन इन हिज एसेज टू कंसेप्ट्स ऑफ लिबर्टी 1958 में 2 कंसेप्ट दिए थे लिबर्टी के, जिसमें एक है निगेटिव लिबर्टी एंड दूसरा है पॉजिटिव लिबर्टी। याद रखिएगा निगेटिव लिबर्टी का मतलब क्या होता है, फ्रीडम फ्रॉम, या ये बस टर्म्स लिख लीजिए, ये यहाँ पे लिखा नहीं है, ये मैं आपको अपने से बता रहा हूँ, ये एनसीईआरटी में लिखा है, याद रखिएगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ एनसीईआरटी का है। निगेटिव लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम फ्रॉम, और पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम टू, फ्रीडम टू। तो निगेटिव लिबर्टी आपको वो स्पेस प्रोवाइड करती है, याद रखिएगा, जो मैं आपको टर्म्स बता रहा हूँ बस उस पर ध्यान दीजिए, आप आराम से क्वेश्चन कर लेंगे जो भी क्वेश्चन आएगा। निगेटिव लिबर्टी मतलब फ्रीडम फ्रॉम, पॉजिटिव लिबर्टी मतलब फ्रीडम टू। निगेटिव लिबर्टी ये बताती है कि आपका एक ऐसा स्पेस, आपका एक ऐसा प्राइवेट स्पेस जिसमें आप बिल्कुल फ्री हैं, यू आर एब्सोल्युटली फ्री एंड देयर इज नो बॉडी दैट कैन इंटरफेयर विद योर फ्रीडम, ठीक है ना। निगेटिव लिबर्टी का मतलब क्या है कि यू हैव अ स्पेस, यू हैव अ पर्सनल स्पेस दैट इन विच यू आर एब्सोल्युटली फ्री एंड देयर इज नो बॉडी दैट कैन इंटरफेयर विद यू। मतलब कि फ्रीडम फ्रॉम क्यों बोलते हैं, दैट इज फ्रीडम फ्रॉम गवर्नमेंट, फ्रीडम फ्रॉम गवर्नमेंट, फ्रीडम फ्रॉम चर्च, फ्रीडम फ्रॉम एनी अदर अथॉरिटी, फ्रीडम फ्रॉम एनी सुप्रीम पार्ट, जो कुछ भी हम बोलते हैं फ्रीडम फ्रॉम, दैट इज द निगेटिव लिबर्टी। मतलब वो आपको एक इंडिपेंडेंस, एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करती है। वहीं पे पॉजिटिव लिबर्टी जो है वो फ्रीडम टू है, वो आपकी कैपेबिलिटी को बात करती है, कैपेबिलिटी मतलब आज ये फ्रीडम टू डू समथिंग। अब आप फ्रीडम टू डू समथिंग तो है, लेकिन क्या आपके, जैसे आपके पास है फ्रीडम टू बाय कार, सपोज आपके पास है फ्रीडम टू बाय अ कार, बट वो डिपेंड करता है कि डू यू हैव द कैपेबिलिटी टू बाय अ कार। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आर यू कैपेबल इनफ टू बाय द कार। तो पॉजिटिव लिबर्टी जो है वो आपकी कैपेबिलिटी को इंप्रूव करने की बात करती है। वो ऐसा कहती है कि भैया इस तरीके से हमको यूज़ करना है लिबर्टी को कि वो किसी व्यक्ति की कैपेबिलिटी को इंप्रूव करे, ठीक है ना। पॉजिटिव लिबर्टी मीन्स यू टेकिंग कंट्रोल ऑफ योर ओन लाइफ एंड रियलाइजिंग द फंडामेंटल पर्पज ऑफ इट, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेगा। एंड ये दोनों कंसेप्ट्स की बात इस आर्टिकल में की गई। बस यहाँ पे एक डिबेट जो है वो है कि निगेटिव लिबर्टी जो है वो नुकसान पहुंचा सकती है कई बार, है ना। एक हद तक तो निगेटिव लिबर्टी होनी चाहिए, मैंने, क्योंकि निगेटिव लिबर्टी क्या हमने बात की, ये बिल्कुल एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस है, एब्सोल्यूट फ्रीडम है ना। तो एब्सोल्यूट फ्रीडम क्या आप प्रोवाइड कर सकते हो, बहुत ज़्यादा नहीं, इसका एक लिमिटेशन होना चाहिए। उसके ऊपर डिबेट जरूर चल रहा है कि लिमिटेशन कितना होना चाहिए, कितने के बाद आपको इंटरफेयर करना चाहिए, बट दैट इज अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन। अब आगे मूव करते हैं, 16 फरवरी की न्यूज़पेपर एनालिसिस में आते हैं। सबसे पहले फ्रंट पेज की न्यूज़ थी, एंटी लिंचिंग बिल पास्ड बाय 4 स्टेट्स हैंगिंग अ फायर। अब यहाँ पर याद रखिएगा कि आईपीसी में अभी तक लिंचिंग को डिफाइन नहीं किया। अगर आप इंडियन पीनल कोड को पढ़ें, इंडियन पीनल कोड में सारे जो अलग अलग केसेस होते हैं ना, जैसे चाहे रेप का केस हो, चाहे मर्डर का केस हो, चाहे अटेम्प्ट टू मर्डर हो, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन्ड है। और इसकी जो पनिशमेंट्स का प्रोविजन है वो सीआरपीसी यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी में मेंशन्ड है, ठीक है ना। आईपीसी में भी है और सीआरपीसी में फिर उसका प्रोसीजरल एस्पेक्ट रहता है। तो आईपीसी में लिंचिंग अभी तक डिफाइन नहीं की गई है एज अ क्राइम, याद रखिएगा, लिंचिंग हैज नॉट बीन डिफाइंड एज अ क्राइम इन आईपीसी। वहीं पे 4 स्टेट्स हैं जिन्होंने कि एंटी लिंचिंग बिल्स तो पास कर दिए हैं, लेकिन बेसिकली द क्वेश्चन इज दैट कि अभी भी वो बिल्स हैंग कर रहे हैं, दे आर स्टिल इन स्टॉल्ड फॉर्म, है ना, रुके हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे 4 स्टेट्स कौन कौन से, एक तो झारखंड, याद रखिएगा झारखंड है, दूसरा है राजस्थान, देन तीसरा है वेस्ट बंगाल एंड चौथा है मणिपुर। तो ये 4 स्टेट्स के पहले तो आप नाम याद रखिएगा कि बिल पास्ड अगेंस्ट लिंचिंग इन द पास्ट 4 years बाय एटलीस्ट 3 स्टेट्स, इन जिनमें से 3 तो बीजेपी रूल्ड हैं एंड चौथा दूसरा है, मतलब वेस्ट बंगाल, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो दीज आर द 4 स्टेट्स दैट हैव पास दीज बिल्स एंड अभी, लेकिन यूनियन होम मिनिस्ट्री ने अभी तक बेसिकली इसके लिए कोई स्टेप नहीं उठाया है। और आईपीसी में तो लिंचिंग अभी तक मतलब एक कहना चाहिए कि वो भी नहीं मेंशन्ड है, इट्स नॉट मेंशन्ड एज अ क्राइम इटसेल्फ, है ना। तो आईपीसी में भी चेंजेस करने की जरूरत है, जिसमें लिंचिंग को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है, ठीक है। एंड 2017 में एनसीआरबी ने कलेक्ट किया था डाटा का, लिंचिंग का, हेट क्राइम्स का, काउ विजिलेंटिज्म का, है ना। उसके बाद ये सारी चीज़ें एक्टिविटीज चल रही, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। तो 4 स्टेट्स के नाम जरूर याद रखिएगा, झारखंड, राजस्थान, मणिपुर एंड वेस्ट बंगाल। झारखंड, राजस्थान, वेस्ट बंगाल एंड मणिपुर, ये 4 स्टेट्स हैं। सो दैट इज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट, है ना।
तो इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पे ओआईसी के बारे में मेंशन किया गया, तो ओआईसी के बारे में बता दूँ, इंडिया ने भी ओआईसी को थोड़ा झड़प दी है ना, कि बोला अपने काम से काम रखो, हमको मत सिखाओ, है ना, पिताजी को नहीं सिखाना चाहिए, तो वही चीज़ हमने बोली है। तो यहाँ ओआईसी के बारे में बता दूँ, इट्स अ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि 1969 में बनी थी। 57 मेंबर स्टेट्स हैं ओआईसी के। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कोऑपरेशन है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कोऑपरेशन इसका फुल फॉर्म है, और 1969 में बनी थी। 57 मेंबर स्टेट्स हैं। सेकेंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है आफ्टर यूनाइटेड नेशंस, सेकेंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर यूनाइटेड नेशंस, एंड इट इज़ द कलेक्टिव वॉइस ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, ऐसा कहा जाता है। लेकिन ये हमेशा बोलते उल्टा सीधा ही है, फालतू की बातें बोलते हैं, काम की कुछ नहीं बोलते, है ना। एंड ओआईसी हैज़ अ परमानेंट डेलीगेशन टू द यूनाइटेड नेशंस एंड यूरोपियन यूनियन, एंड इनका जो परमानेंट सेक्रेटेरिएट है वो जद्दा सऊदी अरेबिया में है लोकेटेड, ठीक है ना। तो जद्दा सऊदी अरेबिया में इनका परमानेंट सेक्रेटेरिएट लोकेटेड। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं। तो यहाँ पे बात चल रही है फेंसेडाइल की। फेंसेडाइल या फेंसेडिल जो है, इसकी स्मगलिंग हो रही है। ये लगभग इसकी एक बॉटल 200 रुपये कॉस्ट करती है, और बीएसएफ के लिए काफ़ी चैलेंज बनता जा रहा है फेंसेडाइल। फेंसेडाइल इज़ अ कोडीन बेस्ड कफ सिरप, इट्स अ कोडीन बेस्ड कफ सिरप विच रिमेन्स द चैलेंज फॉर द बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेज अलॉन्ग द इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। तो इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर में फेंसेडाइल या फेंसेडिल की बहुत ज़्यादा स्मगलिंग चल रही है। इट्स अ कोडीन बेस्ड कफ सिरप, इसको याद रखिएगा, कोडीन बेस्ड कफ सिरप है, जिसका कि इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वो चलता है, इसका स्मगलिंग चलता है, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में डिस्कस करना है ना। तो यू कैन मूव अहेड। अगली जो न्यूज़ है देख लिए, इंडिया टू मेक डिजिटल मैप्स ऑफ ऑल द विलेजेस। इंडिया टू मेक डिजिटल मैप्स ऑफ ऑल द विलेजेस। अब इसमें क्या है देखो, इंडिया इज प्लानिंग टू प्रिपेयर अ डिजिटल मैप ऑफ ऑल द 6 लाख विलेजेस एंड पैन इंडिया 3D मैप्स विल बी प्रिपेयर्ड फॉर 100 सिटीज़, ठीक है ना। तो पैन इंडिया 3D मैप्स और डिजिटल मैप्स विल बी मेड फॉर ऑल द 6 लाख विलेजेस। अब ये जो है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है, उन्होंने ये कहा है कि ये एक जियो स्पेशियल पॉलिसी के 1 साल हो गए। जैसे मैंने आपको परसों का जो एडिटोरियल था इसी पर था ना, कि जियो स्पेशियल पॉलिसी जो है हमारी एक साल हो गया, 2021 में आई थी, है ना। तो उसके अंतर्गत ही ये 1 साल होने की खुशी में इन्होंने कहा कि डिजिटल मैप्स जो हैं वो बनाए जाएंगे। एंड अभी ऑन गोइंग एक पायलट प्रोजेक्ट है पंचायती राज मिनिस्ट्री का, जिसको स्वामित्व स्कीम बोलते हैं, स्वामित्व स्कीम, सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेजेस एरियाज, ठीक है ना। ये स्वामित्व में क्या है फुल फॉर्म, सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। इट वाज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन अप्रैल 2020, अप्रैल 2020 में इसको लॉन्च किया गया था। एंड पायलट इट्स अ प्रोजेक्ट देयर, एंड पंचायती राज मिनिस्ट्री का है ये प्रोजेक्ट, एंड दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। इसमें स्वामित्व स्कीम में आपको आपका बेसिकली कहना चाहिए जो पट्टा है वो डिजिटल फॉर्म में प्रोवाइड होता है, कि आपको भैया कहाँ आप ओन करते हो, कौन सा लैंड ओन करते हो, पूरा डिजिटल फॉर्म में उसको पूरा रिकॉर्ड आपको मिलता है, ठीक है ना। तो इसमें बेसिकली कहना चाहिए कि अब गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है कि 3 टेक्नोलॉजीज, एक जियो स्पेशियल सिस्टम हो गया, एक ड्रोन पॉलिसी हो गई, और तीसरा है अनलॉक्ड स्पेस सेक्टर। इन तीनों को बेसिकली कहना चाहिए इनको यूज़ करना चाह रही है, इनको पूरी तरीके से यूटिलाइज करना चाह रही है। स्वामित्व स्कीम के अंतर्गत क्लियर ओनरशिप जो है, रिकॉर्ड राइट्स जो हैं वो दिए जाएंगे फार्मर्स को, ताकि उनको पता रहे कि भैया आप कौन सा एरिया कौन सा आपके पास है कि नहीं है ना। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें की गई हैं, मैप्स बनाए गए हैं, डिजिटल मैप्स बनाए जाएंगे, रिकॉर्ड राइट्स दिए जाएंगे, लैंड पार्सल्स को डिजिटाइज किया जाएगा, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत होंगे। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है। वेयर इज़ द यूक्रेन क्राइसिस हेडेड टू। तो यहाँ पे एक अच्छा मैप आपको दिखाने के लिए मिल गया, देखो मेरे को। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, इस मैप को समझ लीजिए। यहाँ पे आपको कुछ कंट्रीज़ दिख रही हैं जिसमें ये बाल्टिक नेशंस है आपके, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, है ना। तो एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया ये भी रशिया से बॉर्डर करते हैं तीनों, ऊपर अगर आपको दिख रहा हो। फिर इसके नीचे ये बेलारूस आता है, दिस इज़ द बेलारूस वाला पार्ट, एंड ये आता है फाइनली आपका यूक्रेन वाला पोर्शन, ठीक है ना। तो ये देख लीजिए, समझ लीजिए कि यूक्रेन की लोकेशन है कहाँ पे। तो ऊपर एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, देन बेलारूस आता है आपका, और लिथुआनिया देखो यहाँ पे रशिया से कैलिनिनग्राड वाला रीजन है, वहाँ से बॉर्डर कर रहा है। ऐसा आपको लग रहा होगा कि रशिया से बॉर्डर नहीं करता लिथुआनिया, लेकिन ये करता है। ये छोटा सा पार्ट रशिया का ही है, कैलिनिनग्राड का, वहाँ करता है। तो एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया तीनों ही बॉर्डर करते हैं रशिया से। अगर आपसे कोई पूछे तो इसको
दिमाग में बैठा लो। बेलारूस भी रशिया से बॉर्डर करता है, यूक्रेन तो करता ही करता है। फिर यूक्रेन का एक पार्ट है जिसको मैंने आपको बताया तो लुहांस्क, डोनेट्स्क और दोनबास वाला रीजन। तो ये जो रीजन है ये डॉनबास का रीजन है, जहाँ पे आपका प्रो रशियन सेपरेटिस्ट इसको रूल करते हैं, प्रो रशियन सेपरेटिस्ट। इसीलिए यूक्रेन परेशान भी है, उनको लगता है कि ये दोनबास और ये वाला जो रीजन है लुहांस्क और डोनेट्स्क वाला रीजन, ये रशिया उड़ा करके ले जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रो रशियन सेपरेटिस्ट हैं। क्रीमिया पे ऑलरेडी रशिया ने अटैक करके 2014 में इसको एनेक्स कर लिया था, है ना। क्रीमिया को ऑलरेडी 2014 में एनेक्स कर लिया है रशिया ने, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा यूक्रेन का जो बॉर्डर है इधर साइड, ये पोलैंड से भी टच करता है, इधर रोमानिया से भी टच करता है ना, पोलैंड से, रोमानिया से, इधर साइड आपका मोल्डोवा से टच करता है, मोल्डोवा है इधर साइड हो गया, ठीक है। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट, मोल्डोवा से टच कर रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। एंड दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी चल ये रहा है कि रशिया ने तो कह दिया कि भैया हम अपनी ट्रूप्स पुल कर रहे हैं, लेकिन वही वाली बात है कि नेटो अपनी उसमें रहे, है ना, नेटो अपनी हद में रहे, यहाँ ना आने की कोशिश करें, हमें स्ट्रेटेजिक परेशानियाँ ना क्रिएट करें। और यूक्रेन भी अब कह रहा है कि हम अपनी जो राइट्स मतलब गिव अप कर देंगे, जो मतलब कि जो पहले वो मेंबरशिप लेना चाहते थे नाटो में, अब वो उसका दावा भी हटा रहे हैं। तो दैट इज़ अ गुड थिंग कि अब लड़ाई कम हो जाएगी। इंडिया का स्टैंड ये है कि भैया पीसफुल रहो, लेकिन हम वोटिंग रशिया के अगेंस्ट नहीं करते हैं, हम एब्सटेन कर लेते हैं, तो दैट इज़ अगेन अ गुड थिंग। सेबी वॉक्स बैक मैंडेटरी सेपरेशन ऑफ चेयरपर्सन एमडी। अब यहाँ पे सेबी ने एक रूल निकाला था पिछले कुछ दिनों पहले, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो कंपनीज हैं उनको सेपरेट पोस्ट रखनी पड़ेगी, एक तो एमडी की पोस्ट सेपरेट रहेगी और चेयरपर्सन की पोस्ट भी सेपरेट रहेगी। अब उसको उन्होंने वॉलंटरी कर दिया, मतलब पहले मैंडेटरी था, उसको बोला कि चलो ये वॉलंटरी रहेगा, आप कर सकते हो तो कर लो सेपरेट, नहीं कर सको तो मत करो। रीज़न बीइंग की पुअर कंप्लायंस। उन्होंने कहा भैया कि जब कंप्लायंस हो ही नहीं रहा था उसको मैंडेटरी करके करेंगे क्या, तो उन्होंने उसका पुअर कंप्लायंस के कारण कह दे कि ठीक है आप अगर कर सको तो ठीक, नहीं कर सको तो नहीं, तो वॉलंटरी कर दिया। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, है ना। एक्सप्लॉइटिंग द चाइनीज़ एग्जिट। अब यहाँ पे ऑथर ने कहा कि भैया जो इंडियन एजेंसी मतलब इंडिया है वो चाइनीज़ ऐप्स को बैन कर रही है, ठीक है, चाइनीज़ ऐप्स को बैन कर रही है। अब चाइनीज़ का जो साइबर स्पेस था उस पर बहुत ज़्यादा उन्होंने मतलब कि कंट्रोल कर रहे हुए थे। अब उनको जब बैन कर रहे हैं, उनको जब हटा रहे हैं, तो एटलीस्ट उनकी जगह हम अपना उनके स्पेस को फिल तो करें। तो कुल मिलाकर के ऑथर का ये कहना है कि इंडियन जो एजेंसीज़ हैं, इंडियन जो, चाहे वो इंडियन गेमर्स हो, चाहे इंडियन वो टिकटॉकर्स हो, कॉपी पेस्ट की बात ना करें, मतलब कि ऐप्स को कॉपी पेस्ट ना करें, उसमें इनोवेशन लाएं, उनमें नई टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करें, उस पर और अच्छे ग्राफिक्स इंट्रोड्यूस करें, और कुल मिलाकर के चाइनीज़ एग्जिट से जो जगह बन रही है उसको फुल्ली यूटिलाइज़ करें, क्योंकि अगर आप उसको फुल्ली यूटिलाइज़ नहीं करते तो इस गैप का कोई मतलब रह नहीं जाता। तो दिस इज़ वॉट हैज़ बिन सेड बाय द ऑथर इन दिस आर्टिकल। एंड चाइनीज़ जो इंटरनेट इकोसिस्टम है बहुत ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्री है, अगर हम चाहें तो बहुत उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा हम यूज़ कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ऑथर ने कहा कि IT सर्विस को और इन्हांस करो, और अगर हम थोड़ा बहुत अटेंशन दे पाए रिसर्च एंड डेवलपमेंट को और इस तरीके से, तो ये बहुत बड़ा इमर्जिंग मार्केट है जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो दैट हैज़ बीन सेड इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।